नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि में कई विकास योजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास किया। बता दें, पहले सीएम धामी को रुद्रप्रयाग पहुंचकर योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करना था, लेकिन खराब मौसम के चलते सीएम धामी ने देहरादून स्थित सीएम कार्यालय से वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े और जनता को संबोधित किया। करता हूं, मेरे पास पहुंच जाएंगी, मैं उन सबको आत्मसात करूंगा, सभी राखियां मैं बांधूंगा। और ये जो लोकार्पण शिलान्यास है वो अभी हो रहे हैं। और साथ ही मैं जब बीच में आऊंगा तो अन्य जो बहुत सारे काम अभी उस क्षेत्र के होने हैं, उन सभी कामों को किया जाएगा। और पार्टी संगठन के भी हमारे लोग हैं, हमें आदित्य कोठारी जी वहां पहुंचे हैं। मैं कोठारी जी, आप सब लोगों से कहूंगा कि कोठारी जी के साथ बैठकर बृहद रूप से आप सब संगठनात्मक चर्चा वहां पर संपन्न कर लें। और पुनः एक बार फिर से मैं सभी का, हमारे जिलाधिकारी जी और हमारे यहाँ कमिश्नर साहब मेरे साथ बैठे हैं, जो लगातार आप लोगों के बीच में समन्वय का काम कर रहे हैं। यहाँ से श्री विनोद सुमन जी, जिन्होंने पहले दिन से, जो 31 अगस्त को आपदा, 31 जुलाई को आपदा आई थी, उसी दिन से लगातार सक्रिय होकर पूरी केदार घाटी को सामान्य बनाने में संपूर्ण जो योगदान है हमारे सभी अधिकारियों का भी है। जिलाधिकारी, एसएसपी, सीडीओ, वहाँ के सभी जिला प्रशासन के लोग, हमारे एनडीआरएफ के लोग, एसडीआरएफ के लोग, और जो हमारे तीर्थ पुरोहित सभा के लोग हैं, केदार सभा के लोग हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, धार्मिक संगठनों के लोग हैं, हमारे सभी प्रतिनिधि हैं, पंचायतों के प्रतिनिधि हैं, हमारे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व हमारे प्रमुख गण और पुराने हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, व्यापार सब मंडल के लोग, सबने और क्षेत्रीय लोगों ने इस आपदा में आगे बढ़ चढ़ करके सामान्य हालात बनाने के लिए लगातार अपना प्रयास किया है। मैं उन सब का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। और आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए, अपनी बहनों से एक बार क्षमा मांगते हुए कि मैं आपके बीच में नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन मेरे भाव आप तक पहुंच रहे हैं। मेरे भाव को आप सब लोग आत्मसात करेंगे और जल्दी ही मेरी बहनों से भी मेरी मुलाकात होगी। पुनः आप सबका धन्यवाद। सबको पता है कि आज हमारी बहनें, विशेषकर राखी के अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार सशक्तिकरण योजना पिछले दिनों चलाई है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री उत्सव बहना भी चलाई है। और इनके पीछे हेतु है कि हमारी जो बहनें अपने घरों में एक से एक अच्छे उत्पाद बना रही हैं और अपने रोजगार के साथ साथ और लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं, स्वरोजगार देने का काम कर रही हैं और एक से एक अच्छे उत्पाद बना रही हैं। चाहे जिस क्षेत्र में देखिए, आज हमारी बहनों के द्वारा बनाए हुए उत्पाद, आज उसकी मांग पूरे देश के अंदर और विश्व के कोनों पर भी होने लगी है। हमने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, इसका उद्घाटन कराया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया। उसके कारण से आज पूरे देश के और दुनिया के अंदर हमारे यहाँ के बने हुए मिलेट्स हैं, हमारे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हमारे खाने के सामान, हमारी बहनें जो प्रसाद बनाती हैं या अन्य प्रकार के उत्पाद बनाती हैं, उन सबको आज मान्यता मिल रही है। और हमारा भी ये प्रयास है कि सरकार इन सबको एक अच्छा विपणन का केंद्र दे। इसीलिए हमने मुख्यमंत्री सशक्त उत्सव बहना योजना प्रारंभ की है और इस योजना के माध्यम से हमारी बहनों के उत्पाद देश दुनिया में जाएंगे। और आज एक जनपद दो उत्पाद योजना से भी स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश की मातृशक्ति को हर जगह पर स्थान मिले, उसके लिए हमने सरकारी नौकरियों में भी 30% का क्षैतिज आरक्षण का विधेयक लाकर इसका प्रावधान कर दिया है। अब हर क्षेत्र में हमारी बहनों को, हमारी मातृशक्ति को स्थान मिलेगा। और 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा से हमने राज्य आंदोलनकारियों का जो क्षैतिज आरक्षण, जो 10% आरक्षण था, वो आरक्षण भी पारित कर दिया था, उस विधेयक को पारित कर दिया था। और माननीय राज्यपाल महोदय ने अभी 2 दिन पहले उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी है और अब विधिवत रूप से हमारे आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को यह आरक्षण मिलने लगेगा।
खिलाड़ियों के उत्थान के लिए बहुत अच्छा था कि आज मैं जब आप सबके बीच में आ रहा था सवेरे, आज 3 हमारे राज्य से जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया, जिन हमारे खिलाड़ियों ने, सूरज पवार, अंकिता ध्यानी और परमजीत, तीनों लोगों से मैंने आज भेंट करी। पहले लक्ष्य सेन 1-2 दिन पहले यहाँ मिलकर गए थे, और हमारे छोटे राज्य से भी 4 लोगों का ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना, भाग लेना बहुत हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। खिलाड़ियों के उत्थान के लिए हमने नई खेल नीति हम लाए हैं, मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना, उसमें उभरते हुए खिलाड़ियों को 1500 रुपये प्रतिमाह खेल छात्रवृत्ति के साथ ही अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना में 14 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक के खिलाड़ियों को 2000 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति एवं 10,000 रुपये प्रतिवर्ष खेल उपकरण खरीदने के लिए भी ये राशि दी जाएगी। पर्यटन के साथ साथ संस्कृति का संरक्षण भी हम कर रहे हैं। हम केदारखंड के सभी मंदिरों का विकास कर रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए होम स्टे योजना बहुत महत्वपूर्ण है, और होम स्टे योजना को बढ़ाने का काम हमारी सरकार लगातार रूरल इंक्यूबेटर के माध्यम से भी कर रही है। चंपावत जिले के लोहाघाट में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष विमला मेहरा के नेतृत्व में पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया, साथ ही मिष्ठान वितरण कर खुशी जताई। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष और कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने देश में कंप्यूटर क्रांति, पंचायती राज और युवाओं को 18 साल की उम्र में मतदान का अधिकार देने के साथ कई देश के हित में कार्य किए हैं। कि वो जो थे एक बहुत दूरदर्शिता और संघर्षशील हमारे बीच के थे। वो हमारे प्रधानमंत्री रहे, जो उनकी बहुत ऊंची सोच थी, जो कि लोग आज भी उनकी सोच को नहीं पकड़ पा रहे। उनने उसी समय इतना बड़ा सोच लिया था, उनने इतना बड़े कंप्यूटर की भविष्यवाणी पहले कर दी थी। मोबाइल जो आज लोग इतनी सुविधाएं एकदम से ले रहे हैं, वो सब उनकी सोच में उसी समय आ गया था, जो कि आज भी हमारे जो भी हैं ये बातें करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। उनकी सोच उसी समय इतनी बड़ी थी। आज वो होते तो मैं कहती हूँ कि देश की रूपरेखा कुछ और ही होती। और मैं तो ये तक कहती हूँ कि आज अमेरिका और अन्य देश उनके सामने कुछ नहीं होते। अगर आज अभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी अगर उनके हाथ में ये बागडोर देश की होती तो हम लोग सशक्त नमन करते हैं। विशेष परिस्थितियों में जब 1984 में उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, उनके व्यवहार और उनकी नीतियों से भारत की जनता इतना प्रभावित हुई। एक प्रचंड बहुमत जो है 85 के चुनाव में उनको दिया गया, जिस समय 403 से अधिक सीटें जो है प्रधानमंत्री राजीव जी लाए और एक नई दिशा भारत को, दुनिया को दिखाई। सूचना क्रांति के रूप में, पंचायतों को मजबूत करने के रूप में, युवाओं को मताधिकार का प्रयोग 18 वर्ष में देने के रूप में, तथा जितनी भी समस्याएं थी देश की, अशांति की, उन्होंने सब समझौता करके देश में एक नई दिशा देने का काम। आगे बढ़ते हैं। चमोली जिले के गोचर में कई समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर नगर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी रहा। कांग्रेस कार्यकर्ता अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हम लोग आज भी चौथा दिन है, जिसमें 16 सूत्रीय मांगों को लेकर के हमने यहाँ पर क्रमिक धरना और प्रदर्शन प्रारंभ किया है। 16 सूत्रीय मांगे में हमारी मुख्यतः इस अस्पताल की उच्चकरण की मांग को लेकर के है। हवाई पट्टी से जो रास्ता प्रभावित हो गया हमारे काश्तकारों का या स्थानीय होगा, उसको लेकर के है। हमारे जो यहाँ पर महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनकी आधी अधूरी बिल्डिंगों को लेकर के है। हमारे गौचर मैदान में मुख्यमंत्री जी बार बार आकर स्टेडियम की घोषणा कर जाते हैं, वो स्टेडियम कहीं लोग उनको दिखाई नहीं देता है, उसको लेकर के है। इसके अलावा तमाम मांगे हैं जो जिनका पूरा विवरण यहाँ पर आपके सामने है। रुद्रपुर घटना को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच न्याय की मांग को लेकर मृतका के परिजन और कांग्रेस कार्यकर्ता गैरसैंण जा रहे थे, लेकिन उधम सिंह नगर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें बीच में ही रोक दिया, जिससे नाराज लोगों ने सड़क पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस मौके पर मृतका की
बहन ने बताया कि न्याय की मांग को लेकर हम लोग विधानसभा जा रहे थे, लेकिन उधम सिंह नगर पुलिस व प्रशासन ने हमें यहाँ जबरदस्ती रोककर मार्ग अवरुद्ध कर दिया। पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, विरोध प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है, जबकि हमें गैरसैंण में विरोध की जगह भी आवंटित की गई है। जैसे कि सभी को मालूम है, तस्लीम जहां का जघन्य एक हत्याकांड हुआ है, जिसका रेप भी हुआ है। उसके लिए हम लगातार पहले दिन से आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हम लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कोई इसका सहानुभूति के अलावा कुछ नहीं मिला है। आज हम अपनी बात को गैरसैंण विधानसभा के बाहर रखने जा रहे थे, जिसके लिए हमारे पास परमिशन थी, हमारे पास जगह भी अलॉट की गई है। उसके बावजूद सरकार ने, देखिए, प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दी है, हमको रोका गया है। ये गैर कानूनी है। क्या हमको अपनी आवाज़ रखना का लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है? जनता से हम पूछना चाहते हैं, क्या हमारी आवाज़ों को ऐसे दबाया जाएगा? क्या बेटियों के लिए न्याय मांगने वालों को रोका जाएगा? लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाने वालों को रोका जाएगा? ये मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ। हम धरने पे नहीं बैठे हैं, बल्कि हमारा मार्ग अवरुद्ध किया गया है उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा। हम लोग तो लोकतांत्रिक तरीके से अपने हकों को रखने के लिए विधानसभा, कल 21 तारीख से विधानसभा है गैरसैंण में, हम लोग गैरसैंण जा रहे थे और हमको जैसे ही हम अपने घरों से निकले हैं, यहाँ पर बैरिकेडिंग करके रोक लिया गया है। और मैं आपको इतना बताऊं कि गदरपुर से हमारी एक बेचारी तस्लीम जहाँ बेटी हमारी जिसकी हत्या हुई है, उस मैटर को लेके कि उसकी सीबीआई जांच हो और उसके परिवार को मुआवजा दिलाया जाए। और 27 जून को रुद्रपुर के अंदर दिन दिहाड़े एडवोकेट प्रशांत सिंह पर गोली चली और उसमें कुछ लोगों को अभी गिरफ्तार किया है। और जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, एक इंग्लैंड में बैठा है और लोग भी बैठे हैं। उत्तराखंड में सालों से भू कानून की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। वहीं एक बार फिर पूर्व सीएम हरीश रावत के एक्स पर पोस्ट के बाद भू कानून का मुद्दा गर्मा गया है। हरदा ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो बेहिसाब जमीन रखने वालों की खैर नहीं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम का बड़ा बयान, हरीश रावत ने एक्स पर किया है पोस्ट। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार पर जमकर सियासी हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी सरकार की नीतियों का विरोध किया। उन्होंने लिखा कि वर्षों से देवभूमि की जनता सरकार से सख्त भू कानून मांगे, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। लिहाजा सत्ता परिवर्तन के बाद प्रदेशवासियों की मांग पूरी की जाएगी। देखिए, भाजपा बेबुनियाद बात करती है। जो व्यक्ति इस तरीके के बात भाजपा में कह रहा, मुझे लगता है वो अल्पज्ञानी है, उसको जानकारी नहीं है पूरी बात की। पंडित नारायण तिवारी की पहली सरकार थी जिसने भू कानून यहाँ पर लागू किया था और 500 गज वर्ग गज खरीदने की बात की थी किसी बाहरी आदमी को, और खंडूरी जी के ज़माने में वो 250 हो गई थी, वही चली आ रही थी। हमने तो उसमें संशोधन भी नहीं किया। कांग्रेस आई तो लागू करेगी भू कानून, बेहिसाब जमीन तो छीन लेगी सरकार। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि सत्ता में आते ही कांग्रेस भू कानून बनाकर लोगों से जरूरत से ज्यादा जमीन वापस ले लेगी। उन्होंने अन्य प्रदेश के अंधाधुंध जमीन खरीदने वालों की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड का युवा भू कानून की मांग कर रहा, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। दूसरे प्रदेश के लोग उत्तराखंड में अंधाधुंध जमीनें खरीद रहे हैं। भाजपा इस बात का जवाब देना, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने फ्री फॉर ऑल क्यों कर दिया, उसको सबके लिए क्यों खोल दिया? भू कानून जो खंडूरी जी का था, जो लोग अपनी ही मुख्यमंत्री की, अपनी ही पार्टी के नेता के भू कानून को समाप्त करने वाले हों, उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं इसमें बोलने का। हमने तो कोई संशोधन नहीं किया था भू कानून में। जमीन बचेगी तब ना बढ़ेगा पर्यटन। बीजेपी सरकार ने किए हैं 3 महापाप। सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट में हरीश रावत ने लिखा है कि राज्य सरकार ने पर्यटन के विकास के लिए आगे आने वाले लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी की मात्रा बढ़ाने की बात कही है, जो सामान्य तौर पर एक अच्छा निर्णय है, लेकिन पर्यटक स्थल तो तब विकसित होंगे जब जमीनें बचेंगी। बीजेपी ने उत्तराखंड राज्य के साथ 3 महापाप किए हैं। पहला, राजधानी और हाईकोर्ट का मामला उछालकर। दूसरा, राज्य की परिसंपत्तियों के बंटवारे का मामला उत्तर प्रदेश के साथ उलझाकर।
और तीसरा महापाप किया है उत्तराखंड में बाहरी लोगों के लिए 250 मीटर से अधिक भूखंड को खरीदने पर जो प्रतिबंध था उसको हटाकर। भाजपा, इसीलिए मैं कहता हूं कि इनको तो ये इतनी निर्लजता तो मत करो, कहो भाजपा के लोगों को, कम से कम जो बात सही है उस बात को कहो। और आज निश्चित रूप से यहाँ सशक्त भू कानून की आवश्यकता है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर है, क्यों नहीं ला रही भू कानून, क्यों नहीं ला रही मूल निवास प्रमाण पत्र की बात? किसका फायदा करना चाहती है? पहाड़ के निवासियों का अपमान करना चाहती है, पहाड़ की जमीन को खुर्द-बुर्द करना चाहती है। जमीनों की हो रही है अंधाधुंध खरीद। प्रदेश के युवाओं की मांग भू कानून। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में जमीनों की अंधाधुंध खरीद हो रही है। गांव-गांव में जमीन बेचने वाले बिचौलिए खड़े हो गए हैं। इसलिए उत्तराखंड के नौजवानों का एक हिस्सा कह रहा है कि हम मांगे भू कानून। उन्होंने कहा कि मैं एक चेतावनी अंधाधुंध जमीन खरीदने वालों को देना चाहता हूं। यदि किसी भी व्यक्ति ने उत्तराखंड में अपनी आवासीय आवश्यकता से ज्यादा जमीन खरीदी या बेनाम जमीनों को अगल बगल की जमीनों को कब्जे में लिया होगा तो तब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम कानून बनाकर ऐसे लोगों से उस जमीन को छीन लेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के अंदर चहुमुखी विकास हो, इसी को लेकर के दूरस्थ क्षेत्रों में भी जाने का काम कर रहे हैं और विकास की किरण उस आखिरी छोर तक भी पहुंचने का काम हो उत्तराखंड के अंदर, जहां तक अभी तक कोई विकास की किरण नहीं पहुंची। तो मुख्यमंत्री जी ने ये अपना एक ध्येय बनाया हुआ है कि जो भी हमारे विकास हो वो तमाम पहाड़ों के क्षेत्र में हो, और वहां इसीलिए हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं, वहां अधिकारियों से भी मिल रहे हैं, बैठक भी कर रहे हैं, तमाम क्षेत्रों में किस तरीके से हम अपनी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लागू कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिल सके, हमारे बुजुर्गों को, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को जो पहाड़ों में रहते हैं, जो पहाड़ों का इस वक्त वहां की अपने घर की देखभाल कर रहे हैं, अपना पालन पोषण कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक नई नई योजनाएं पुष्कर सिंह धामी जी ला रहे हैं और इस प्रदेश को चहुमुखी विकास देने का काम कर रहे हैं। पहले भी भू कानून की कर चुके हैं मांग। पहाड़ में जमीन का सौदा, दुख की बात। दरअसल हरीश रावत पहले भी उत्तराखंड में नया भू कानून बनाने के समर्थन में बयान दे चुके हैं। उन्होंने बीते कुछ महीनों पहले ही बयान दिया था कि जहां भूमि बेचने के बारे में सोचा भी नहीं जाना चाहिए था, मैदान से लेकर पहाड़ तक जमीनें बिक रही हैं। ये दुख की बात है। हरीश रावत पोस्ट पर सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता पहले भी सफाई दे रहे थे और आज भी सफाई दे रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले ही चीज को क्लियर कर दिया है, जो हमारी जमीनें हैं उसके लिए उन्होंने एक सशक्त कानून बनाने का काम किया। रही बात कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी का, तो मेरा सवाल उनसे ये है, अगर वो ये कह रहे हैं कि वो भू कानून लाने का काम करेंगे, अगर उनकी सरकार आई, उन्होंने अगर पहले ही लगा दिया, क्योंकि वो भरोसा ही नहीं करते कि जनता उनको वोट देने का काम करेगी, और उनकी दो बार यहाँ सरकार रही है, तो उस वक्त उन्होंने भू कानून क्यों नहीं लाए? उस वक्त यहाँ इस प्रदेश के विकास की चिंता क्यों नहीं करी? उस वक्त उन्होंने यहाँ के बुजुर्गों की चिंता क्यों नहीं की? पड़ोसी राज्य हिमाचल में लागू है भू कानून। उत्तराखंड में वर्षों से सख्त भू कानून की मांग। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में भू कानून लागू है, लिहाजा हिमाचल प्रदेश में दूसरे किसी भी प्रदेश के लोगों के लिए जमीन खरीदना आसान नहीं है। उत्तराखंड में भी वर्षों से सख्त भू कानून की मांग उठ रही, लेकिन अब तक सरकार ने इसे लेकर विशेष ध्यान नहीं दिया। जबकि ये पूरी तरह से सच है कि कहीं फैक्ट्री लगाने के नाम पर तो कहीं उद्योग धंधे लगाने के नाम पर पहाड़ों में जमीन खरीदी जा रही है। राजधानी देहरादून की स्थिति यह है कि प्रत्येक दिन यहाँ दूसरे प्रदेश के लोग जमीन खरीद बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे, जिससे शहर के तापमान पर भी भारी असर पड़ रहा है। आज जब वो विपक्ष में बैठे हैं तो वो नए नए कानून की बात कर रहे हैं, और जो कानून पुष्कर सिंह धामी जी ला रहे हैं उनको दरकिनार करने की बात वो बार बार कर रहे हैं। तो पहले वो ये बताएं, वो अगर कानून लाएंगे तो मुझे लगता है डेनिस का कानून लाएंगे, डेनिस यहाँ ज्यादा से ज्यादा फैलाने का काम करेंगे। तो ऐसे कानूनों को लाने का वो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसीलिए प्रदेश की जनता उनको वोट नहीं दे रही है। अगर भू कानून लाने की अगर वो बात करते हैं तो जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने क्यों नहीं सोचा? 2002 में भी उनकी सरकार रही, 2012 में भी उनकी सरकार रही। तो मुझे लगता है माननीय हरीश रावत जी विपक्ष में बैठकर ज्यादा नए नए सपने और ज्यादा नई नई योजनाओं को लोगों को भ्रमित करने के लिए बताने का काम करते हैं। उत्तराखंड देश के उन गिने चुने राज्यों में है जहां प्रकृति का दिया सब कुछ है। हजारों लाखों लोग परिवार या दोस्तों के साथ घूमने या फिर पूजा पाठ के लिए आते हैं। यहाँ की शांत वादियों में बस जाने का मन करता है। महानगरों से लगातार हो रहे तापमान में बढ़ोतरी के बाद देश भर के लोग अब पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि पहाड़ में अभी भी बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। ऐसे में अगर जल्द भू कानून नहीं बना
तो ज्यादा से ज्यादा लोग पहाड़ों में बसने के लिए जमीन खरीद करेंगे, जिसका सीधा असर प्रदेश वासियों पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि आज देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधमसिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि राज्य के अन्य जिलों में भी तेज बारिश हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग के निदेशक ने लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की भी अपील की है। 20 तारीख को, तो 20 तारीख में भी देखेंगे आप जो भारी से बहुत भारी वर्षा है, उसमें देहरादून है, बागेश्वर है और इसी तरह आपका जो है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, और साथ ही जो लोअर कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है जिनमें कि नैनीताल है, चंपावत है, उधमसिंह नगर है, उनमें भी भारी से बहुत भारी वर्षा संभावना है। तो 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की एक्टिविटी है, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी जो भारी वर्षा है इक्का दुक्का वो और डिस्ट्रिक्ट में भी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं 2 दिन जो है सतर्क रहने की काफ़ी ज़रूरत है। जो लोग नदी नालों के आसपास रहते हैं तो उनमें जलस्तर बढ़ेगा, उनको काफ़ी सतर्क रहना चाहिए। इसी तरह जो लोग आवागमन कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है तो ही करें, नहीं तो जो है अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। हरिद्वार स्थित सरस्वती विद्या मंदिर सेंटर के बाहर से उत्तराखंड एसटीएफ ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली करने पहुंचे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की योजना अभ्यर्थी के बदले सॉल्वर को परीक्षा में बैठाने की थी। साथ ही पेपर सॉल्विंग और नौकरी लगवाने का सौदा 16 लाख रुपए में तय हुआ। बताया गया कि दोनों आरोपी पिछले साल भी यूपी में परीक्षा में धांधली के आरोपों में जेल जा चुके हैं। कुछ लोगों के द्वारा UKSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली LT परीक्षा में धांधली करने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ सॉल्वर्स को बुलवाया गया है। तो इस सूचना को डेवलप करते हुए और इस पर आगे कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा टीमों को लगाया गया था, और उस पर आगे कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा 2 लोगों को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक व्यक्ति जो कि सॉल्वर है, जो कि पटना का रहने वाला है, और दूसरा जो व्यक्ति मिडिल मैन है वो मेरठ का रहने वाला है। दोनों का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है, और पिछले वर्ष ही उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा इनको सिमिलर क्राइम में भर्ती परीक्षा में नकल कराने के क्राइम में इनको जेल भेजा गया था। और उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।